नमस्कार बच्चों, हमने पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर संघवाद यह इससे पहले स्टार्ट किया है। इसका एक पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। उस पार्ट में हमने पढ़ा कि संघवाद क्या है, संघीय व्यवस्थाएं क्या होती हैं और संघीय व्यवस्थाएं की विभिन्न विशेषताएं कौन कौन सी हैं। और उनकी विशेषताओं को पढ़ते हुए हमने उसकी 7-8 प्रमुख विशेषताओं को इससे पहले वाले वीडियो में देखा, समझा। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। जब हमने संघवाद को स्टार्ट किया और संघीय व्यवस्थाओं को पढ़ना प्रारंभ किया तो उसकी जो सबसे पहली बात, उसकी परिभाषा में ही हमको समझ में आ गई कि संघीय व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां सत्ता का बंटवारा शासन के विभिन्न स्तरों में 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकारों में सत्ता का विभाजन किया जाता है। लेकिन ये 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकारें बनती कैसे है, ये बात पता करने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि संघीय शासन व्यवस्थाओं का गठन ये किस प्रकार से होता है। यहां बच्चों हमको ये ध्यान रखना है, संघ शब्द जो बन रहा है वो विभिन्न स्तर की सरकारों का गठन करने पर संघ बनता है। अब ये संघ निर्माण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो उसके लिए हम आज पढ़ेंगे संघीय शासन व्यवस्थाओं का गठन किस तरीके से और संघ बनते हैं, संघीय शासन व्यवस्थाएं निर्मित होती है। संघीय शासन व्यवस्थाओं का गठन करने के लिए 2 तरीके हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम दुनिया भर में जो संघीय शासन व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं उन सब का अध्ययन करते हैं तो हमको ये 2 तरीके साफ साफ समझ में आते हैं कि कोई भी संघीय शासन व्यवस्था गठन करने के 2 तरीके हैं, 2 प्रकार हैं जिनसे कोई संघीय शासन व्यवस्था विकसित होती है। दोनों में से एक तरीका है 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों का एक साथ आकर संघ बनना। इन दोनों तरीकों के जो अंग्रेजी वर्जन है वो ज्यादा आसान है, ज्यादा अच्छी तरीके से याद किए जा सकते हैं। पहला तरीका संघीय व्यवस्था के गठन का जो है उसके लिए अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जा रहा है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें क्या होता है, कोई 2 या 2 से अधिक राष्ट्र, मान लीजिए 2, 3, 4 छोटे छोटे देश हैं, ये सब ये तय करते हैं कि ये सब अपने आप को एक साथ आकर एक बड़ी इकाई में निर्मित करना, ऐसा ये तय करते हैं। ये सब देश मिलकर के अपने आप को मर्ज करते हैं एक साथ और मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार ये जो बड़ा संघ बनता है ये कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राष्ट्र एक साथ आते हैं और एक बड़ी इकाई के रूप में अपने आप को विकसित कर लेते हैं। तो ये संघीय शासन व्यवस्था के गठन का पहला प्रकार है जिसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक राष्ट्र अपनी इच्छा से साथ मिलकर बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे देश आपस में एक साथ आते हैं और एक बड़ी इकाई का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार बना संघ जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है, यानी कि एक साथ आकर बना संघ। इसकी विशेषताओं में, इस प्रकार के संघ की विशेषताओं में अपनी संप्रभुता को एक साथ करते हैं। ये छोटे छोटे देश जो हैं ये अपनी संप्रभुता को मर्ज करते हैं। संप्रभुता क्या होती है, इस संप्रभुता शब्द को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। संप्रभुता का अंग्रेजी रूपांतरण होता है सोवरेनिटी, यानी कि किसी भी देश के पास जो अपने निर्णय लेने की अंतिम शक्ति होती है, अपने आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है किसी भी देश के पास, उसको संप्रभुता कहते हैं, सोवरेनिटी कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे देश अपने आप को एक साथ करके एक बड़े यूनिट का, एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, ये सब देश अपनी निर्णय लेने की जो ताकत है, डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, वो उसको एक साथ मर्ज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं उस बड़े संघ के साथ। यानी कि ये ऐसा निर्णय लेंगे जिसमें उस बड़ी इकाई का हित छुपा हो, ठीक है ना। तो ये संप्रभुता शब्द जो है, ये छोटे छोटे देश अपनी उस डिसीजन मेकिंग की पावर को मर्ज करते हैं उस बड़े संघ में, और उसके साथ साथ ये अपनी सांस्कृतिक विशेषता को बनाए रखते हैं, अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको भी बनाकर रखते हैं। और ऐसा ये क्यों करते हैं, छोटे छोटे देश मिलकर एक साथ बड़ा राष्ट्र या बड़ा संघ निर्माण क्यों करते हैं, ये अपनी सिक्योरिटी को, अपनी सुरक्षा को ऐसा करके बढ़ाने के लिए ऐसा बड़ा संघ का निर्माण करते हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे देश होते हैं उन छोटे छोटे देशों के सामने सुरक्षा की दृष्टि से कई प्रकार के खतरे होते हैं, तो वो जब एक साथ मिलकर अपने आप को एक बड़ी इकाई के रूप में संगठित कर लेते हैं
तो उनकी सुरक्षा और अधिक मजबूत हो जाती है। इस प्रकार के संघ के अंदर, इस प्रकार की संघीय व्यवस्था के अंदर जो प्रांत बनते हैं, ये सब देश जब एक बड़े संघ का हिस्सा हो जाते हैं तो ये देश नहीं रहते, ये क्या हो जाते हैं, इनके लिए शब्द इस्तेमाल होने लग जाता है, या तो ये प्रांत के रूप में हो जाते हैं, प्रांत या स्टेट या राज्य। तो ये जो देश होते हैं ये उस संघ में निर्मित होकर उस संघ के एक राज्य या एक प्रांत के रूप में उस संघ में सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार का जो फेडरेशन बनता है, इस प्रकार की जो संघीय व्यवस्था बनती है, उसमें जितने भी देश मर्ज होते हैं ये सब प्रांत केंद्र सरकार से अधिक ताकतवर होते हैं। इनकी एक गवर्नमेंट जो होती है, एक सरकार जो इन पूरे संघ का शासन चलाती है, उस केंद्र सरकार की तुलना में ये जो प्रांतों की सरकारें हैं जिन्होंने अपने आप को मर्ज किया था संघ के अंदर, उन प्रांतों की सरकारों के पास अधिक अधिकार होते हैं, ये अधिक ताकतवर होते हैं केंद्र सरकार की तुलना में। इस प्रकार के कमिंग टुगेदर फेडरेशन, अलग अलग देशों के साथ आकर एक बड़े इकाई के रूप में संघ बनना, इसका जो उदाहरण है, इसके उदाहरणों में हमारे पास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये देश इसी प्रकार से संघ बने हैं, इसी प्रकार से बड़े देशों के रूप में इन्होंने आकार लिया है। अमेरिका का तो नाम ही हम सब जानते हैं, अमेरिका का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राज्यों को संयुक्त करके, संयुक्त का मतलब क्या होता है, साथ आना, तो संयुक्त करके ही संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, ये किस प्रकार के संघ के उदाहरण हैं, तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन या साथ आकर संघ बनना, इसके उदाहरण हैं। दूसरा जो तरीका है संघीय शासन व्यवस्था के गठन का, दूसरा तरीका, एक तरीका तो यह है जब बड़े छोटे छोटे राष्ट्र मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। इसके अलावा संघ किस प्रकार बनते हैं, इसके अलावा संघ बनते हैं जब कोई एक बड़ा देश, जब कोई एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, ये मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, एक बड़ा कोई देश है और वो बड़ा देश अपने देश के भीतर ही अपने देश की जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं, उन विविधताओं के आधार पर, उन डिफरेंसेस के आधार पर अपने ही देश का छोटे छोटे हिस्सों में और विभाजन करता है, छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करता है, जिससे वहां की संस्कृति भी बची रहे और वो सब एक देश के रूप में भी विकसित हो सके। तो एक बड़े देश के भीतर ही जब उनको छोटे छोटे राज्यों में बांटकर संघ बनाया जाता है, उसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन या बड़े देश को राज्यों में बांटकर बना हुआ संघ कहते हैं। ठीक है ना, तो ये दूसरे प्रकार का एक तरीका है जिससे संघ का निर्माण होता है, जहां पर एक बड़ा देश छोटे छोटे टुकड़ों में अपने संपूर्ण देश को उनकी सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर बांटता है और राज्यों का निर्माण करता है। इस प्रकार के फेडरेशन में ये जो केंद्र सरकार होती है, जो इस संपूर्ण हिस्से का शासन देखती है, वो केंद्र सरकार इन राज्यों की सरकारों से अधिक ताकतवर होती है। इस प्रकार का जो शासन व्यवस्था का उदाहरण है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, होल्डिंग टुगेदर का मतलब ही क्या है, एक साथ जोड़कर रखना, जो पहले से ही है एक ही देश के हिस्से, लेकिन उनको राज्यों में विभाजित करके होल्ड करके रखना, अपने साथ जोड़े रखना। इस प्रकार के फेडरेशन में के जो उदाहरण हैं वो हैं भारत, बेल्जियम और स्पेन। बेल्जियम में भी हमने देखा अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ। भारत का तो सबसे बड़ा उदाहरण ही है, भारत में 28 राज्य हैं। 1947 में हमारा विभाजन हुआ और विभाजन के बाद जो अलग अलग रियासतें थी तो वो भारत का ही हिस्सा, लेकिन जब हमने नए सिरे से स्वतंत्रता पाई तो हमने नए राज्यों का गठन किया। प्रत्येक राज्य का गठन इस आधार पर हुआ कि उसकी विविधताएं क्या हैं, उसकी अपनी स्पेशलिटी क्या है, उनकी भाषा एक जैसी है कि नहीं है, इन सब आधारों पर हमने भारत में राज्यों का गठन किया। तो कुल मिलाकर ये जो एक प्रश्न है, ये प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से आएगा कि संघीय शासन व्यवस्थाओं का गठन किस किस प्रकार से होता है, या संघीय शासन व्यवस्था के गठन करने के दो तरीके कौन कौन से हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमारे संघीय शासन व्यवस्था के गठन के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि कोई छोटे छोटे देश मिलकर एक बड़ा संघ बनाते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि एक बड़ा देश अपने
जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के भीतर अपने ही देश के अंदर सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर अपने देश का के अंदर छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का जो विभाजन है जिसको होल्डिंग टुगेदर कहा गया है, इस होल्डिंग टुगेदर के इस संघ में जो केंद्र सरकार होती है, जो संपूर्ण इकाई का शासन केंद्र में करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वो इन राज्यों की सरकारों से अधिक ताकतवर होती है। तो ये हमने अभी पढ़ा है संघीय शासन व्यवस्था का गठन। अभी तक पहले चैप्टर से लेकर इस दूसरे चैप्टर में संघीय शासन व्यवस्था के गठन के प्रकारों को पढ़ने तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, हमने श्रीलंका, बेल्जियम जैसे छोटे छोटे देशों के उदाहरणों से सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इन सब बातों को हमने प्रारंभ किया। तो हमने देखा कि श्रीलंका और बेल्जियम जैसे छोटे छोटे देशों में भी जब सत्ता की साझेदारी करना इतना मुश्किल काम है, तो फिर भारत जैसे विशाल देश के बारे में क्या है। भारत जैसा विशाल देश जहां 1800 प्रकार की बोलियां, 22 तो अनुसूचित भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में वर्णित की गई हैं, अलग अलग प्रकार के कल्चर, अलग अलग प्रकार की संस्कृति, अलग अलग प्रकार का पहनावा, इतनी विविधताओं से युक्त भारत, उस भारत में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, इसको हम जानेंगे उन्हीं 7 संघीय शासन की विशेषताओं के आधार पर जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं, समझे हैं कि संघीय शासन की व्यवस्थाएं क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। तो उन्हीं 7 विशेषताओं के आधार पर क्रमशः हम भारत जैसे विशाल देश में सत्ता के बंटवारे या शासन के विभिन्न स्तरों में किस प्रकार सत्ता का बंटवारा किया गया है उसके बारे में जानकारी करेंगे। देखिए, तो भारत में संघीय व्यवस्था, इसको जानने के लिए सबसे पहला तो जो संघीय शासन की विशेषता होती है, शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर होने चाहिए। भारत में क्या है, तो भारत में हम जानते हैं शासन के 3 स्तर हो गए हैं अब। एक केंद्र सरकार, फिर केंद्रों के नीचे राज्य सरकार। तो 28 राज्य भारत में इस समय हैं, 28 राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हैं, ये दूसरे स्तर की सरकार। और फिर इससे निचले स्तर पर तीसरा एक स्तर और हो गया है जिसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन, जो नगरों और शहरों की अपनी सरकारें हैं। इस स्थानीय स्वशासन के बारे में हम इस पाठ के अंतिम हिस्से में और विस्तार से पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के बारे में हम जानते हैं। केंद्र सरकार जो संपूर्ण भारतवर्ष की सरकार है, संपूर्ण देश के ऊपर शासन व्यवस्था चलाने वाली सरकार है, वह केंद्र सरकार या भारत सरकार के रूप में जानी जाती है। और राज्य सरकारें देश के 28 राज्यों की अपनी अपनी सरकार है, जिसे राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पहली जो विशेषता है संघीय शासन की, वो हमको भारत में मिल गई। दूसरा है, संघीय शासन व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की सरकार के अलग अलग क्षेत्राधिकार होते हैं। ये क्षेत्राधिकार के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। उसका अधिकार क्षेत्र, किस लेवल की गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं, क्या काम उसको करना है, ये बात बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए। तो ये बिल्कुल अलग अलग क्षेत्राधिकार भारत में, केंद्र सरकार क्या काम करेगी, राज्य सरकार क्या काम करेगी, स्थानीय स्वशासन के पास क्या अधिकार होंगे, इन सबको बिल्कुल सेपरेट किया गया है, बिल्कुल अलग किया गया है। और ये अलग केवल बोलकर नहीं किया गया, ऑरली ये क्षेत्राधिकार बांटा नहीं गया है। तो इस क्षेत्राधिकार को केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन के बीच में अधिकारों के इस बंटवारे को संविधान में वर्णित किया गया, संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। संविधान में स्पष्ट रूप से विधायी अधिकारों का विभाजन किया गया है। केंद्र सरकार क्या काम करेगी, राज्य सरकार क्या काम करेगी, इनके बीच अधिकारों का बंटवारा संविधान में स्पष्ट रूप से लिखकर किया गया है। संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से जो 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया। तो पहली सूची कौन सी है, वो है संघ सूची। संविधान में ऐसी ये 3 सूचियां हैं। सूचियां हम सब जानते हैं, लिस्ट होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की 3 लिस्ट हैं संविधान के अंदर, जिस 3 लिस्टों के माध्यम से क्या किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अधिकारों का और कार्यों का, शक्ति का बंटवारा किया गया है। तो पहली जो सूची है वो है संघ सूची, यूनियन लिस्ट इसको कहते हैं। ये संघ सूची, इस संघ सूची में कुल मिलाकर के 100 विषय हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें प्रतिरक्षा, देश की सुरक्षा के संदर्भ में नीति बनाने का काम, विदेशी मामले,
अपने देश के दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे, उसके बारे में कोई नीति बनाने का काम, कानून बनाने का काम। बैंकिंग, देश भर में जितने भी बैंक काम करते हैं उन बैंकिंग सेवा से संबंधित नियम बनाने की बात हुई। संचार के साधनों की बात हुई। और मुद्रा, जो हमारा करेंसी है, अभी अभी हम सब लोग जानते हैं भारत सरकार ने पुराने जो 500 और 1000 के नोट थे उनको प्रतिबंधित कर दिए एकदम, ठीक है ना। तो उससे बहुत बड़ा विषय बना। तो वो काम केवल भारत सरकार ही कर सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो उदाहरण आए हैं, इस प्रकार के लगभग 100 विषय हैं। 100 विषयों की ये सूची है संघ सूची। उन सब 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार ही उस पर कानून बना सकती है। राज्य सरकारें उसमें कानून बनाने का अधिकार नहीं रखती। संविधान में जो संघ सूची के विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। एक और बात, यहां थोड़ी सी बात जान ले कि जिस समय संविधान बना था उस समय इस संघ सूची में 97 विषय थे, 97 विषय थे। लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते ये 97 से 99 हुए और वर्तमान में आज की अगर हम बात करें तो संघ सूची में 100 विषय हैं। उसके बाद जो दूसरी सूची है हमारे संविधान की, जिसमें अधिकारों का विभाजन किया गया केंद्र और राज्य के बीच में, उस दूसरी सूची का नाम है राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, इस प्रकार के कुल मिलाकर के 61 विषय हैं। इन 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है। केंद्र सरकार इन राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती, ठीक है। ये यहां भी एक बात, थोड़ी सी टेक्निकल बात आप ध्यान कर लीजिए। पहले जब संविधान बना तब राज्य सूची के अंदर 66 विषय थे। संविधान बनते समय कितने विषय थे? 66 विषय थे। लेकिन इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लगी उसी के आसपास इस राज्य सूची के 5 विषयों को यहां से निकालकर और संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो अब वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय बच गए हैं? 61 विषय राज्य सूची के हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को ही है। केंद्र सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। फिर तीसरी सूची हमारे संविधान में वर्णित है जिसका नाम है संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। यह संवर्ती सूची जो है इसके विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। ऐसे कौन कौन से विषय हैं? तो है शिक्षा, वन, जो हमारे जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, उन जंगलों के संदर्भ में। विवाह, जो मैरिज एक्ट्स हैं, गोद लेना, जिनके संतानें नहीं होती वो अगर अडॉप्ट करते हैं किसी दूसरे बच्चे को तो उसके संदर्भ में। और उत्तराधिकार, संपत्ति, जो हम आगे से आगे अपने जो बड़े लोग हैं वो अपनी संपत्ति जब अपने बच्चों को देते हैं, उत्तराधिकार के संदर्भ में जो नियम है। इस प्रकार के कुल मिलाकर 52 विषय हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। इसके बारे में भी एक छोटी सी जानकारी हम और कर लें कि संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे। 47, जिस समय कानून संविधान बना उस समय संवर्ती सूची में 47 विषय थे, जो वर्तमान में कितने हो गए हैं? 52, क्योंकि यहां जो 66 विषय थे उनको इंदिरा गांधी के समय यहां से निकाल करके, राज्य सूची से निकाल करके और संवर्ती सूची में जोड़ दिए गए थे। तो 47 और 5 कितने हो गए? 52। वर्तमान में संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। तो ये दोनों बातें थोड़ी सी टेक्निकल बातें थी जो कई बार किताबों में लिखना जब हम देखते हैं या फिर हम नेट पर जब सर्च करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन का भी हो सकता है। कहीं पर 97 विषय आ सकते हैं। तो आपको 97 के बारे में ध्यान रखना है कि ये संविधान बनते समय 97 विषय थे संघ सूची में, और जो अभी वर्तमान में 100 हो गए हैं। राज्य सूची में संविधान बनते समय 66 विषय थे जो वर्तमान में 61 हो गए हैं। संवर्ती सूची में संविधान बनते समय 47 विषय थे जो अब 52 हो गए हैं। संवर्ती सूची के बारे में एक और बात हमको ध्यान रखना है कि यद्यपि संवर्ती सूची के जो विषय हैं, ये 52 विषय हैं, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन जब कोई विवाद हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में किसी संवर्ती सूची के विषय को लेकर विवाद की स्थिति हो जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून माना जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तो हैं हमारे जो संविधान में वर्णित 3 सूचियां हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में विधायी अधिकारों का विभाजन किया गया। लेकिन जैसे जैसे आजादी के बाद समय बढ़ता गया, संविधान हमारा लागू हो गया,
उसके बाद कुछ नए नए विषय जुड़ते चले गए, कुछ ऐसे विषय जो संविधान निर्माण के समय किसी की जानकारी में नहीं थे, उनको यह अनुमान भी नहीं था कि इस प्रकार के भी विषय आगे भविष्य में जाकर आएंगे। जैसे कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित जो बात है वो हमारी आजादी के कई समय बाद भारत में आई, और आज तो हम देखते हैं कि साइबर क्राइम इतना बड़ा मात्रा में बढ़ गया है, साइबर सिक्योरिटी का अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय हो गया है। तो इस प्रकार के जो विषय जो संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है, संविधान बनाते समय उनकी चर्चा कहीं भी नहीं की गई, ऐसा कोई विषय अगर खड़ा होता है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। और ऐसे सब विषय जो संविधान बनाते समय नहीं थे लेकिन आज उन पर कानून बनाने की आवश्यकता है, ऐसे सब विषय अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। ये अवशिष्ट विषय यानी कि जो संघ सूची में शामिल नहीं हो पाए, राज्य सूची में शामिल नहीं हो पाए, समवर्ती सूची में भी शामिल नहीं हो पाए, और जो संविधान बनाते समय वो विषय नहीं थे जिनके ऊपर कानून की कोई आवश्यकता हो, लेकिन वर्तमान में उन कानूनों की आवश्यकता है। तो ऐसे जो विषय हैं जो उस समय नहीं थे आज हैं, वो सब अवशिष्ट विषय हैं, और ऐसे सब अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारत की केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार उनके ऊपर कानून बना सकती है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भारत में संघीय व्यवस्था, और उसकी 7 विशेषताओं के आधार पर भारत में संघीय व्यवस्था को हम जान रहे हैं। संघीय व्यवस्था की चौथी विशेषता होती है अकेले संसद संविधान के मौलिक प्रावधान नहीं बदल सकती। अब ये जो हम संविधान पर आधारित बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये विधायी अधिकारों का बंटवारा कहां किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये संविधान में किया गया है। और इनमें अगर कोई बदलाव करना पड़े तो केंद्र सरकार भारत में वो बदलाव अकेले नहीं कर सकती। इन सूचियों के विषयों में अगर मान लो बदलाव करना पड़े तो केंद्र सरकार अकेले नहीं कर सकती, उसके लिए संवैधानिक प्रावधान है। और वो संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो एक तो भारत की जो संसद है, उस संसद के दोनों सदनों में, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन हैं, उन दोनों सदनों में वो संशोधन का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और केवल संसद में पास नहीं होना चाहिए, तो संसद में पास होने के बाद भारत की आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का उस संशोधन को समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तब जाकर ऐसा कोई संशोधन संविधान में हो सकता है। तो चौथे विशेषता के बारे में, भारत के बारे में हमने जाना कि अकेले भारत की जो संसद है या भारत की जो केंद्र सरकार है वो अकेले संवैधानिक अधिकारों के इस विभाजन में या इसके अलावा संविधान के मौलिक प्रावधानों में कोई बदलाव अकेले संसद नहीं कर सकती। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से वो संशोधन पास होना चाहिए, और उस संसद में पास होने के बाद भारत की आधे से ज्यादा राज्यों की, यानी कि 28 राज्य हैं आज भारत में, तो कम से कम 15 राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो जब उस संशोधन का समर्थन करेगी तब वो संशोधन संविधान में हो सकेगा। तो ये चौथी विशेषता भी भारत में हमने देख ली है। 5वीं संघीय व्यवस्था की जो विशेषता है वह है विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होगा। तो भारत में अपना एक सर्वोच्च न्यायालय है। जब कभी भी भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों की सरकारों के बीच जब कोई विवाद हो जाता है तो ऐसे विवाद की स्थिति में उसका निपटारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वहां पर एक अंतिम निर्णायक की भूमिका निभाता है। स्वतंत्र भारत में भी कई बार इस प्रकार के केस हुए हैं, जैसे 2 राज्यों के बीच में कभी किसी नदी के पानी के विभाजन को लेकर के विवाद हुए। कावेरी नदी है, उसका जल का विवाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में हुआ। ऐसे किसी भी प्रकार के विवाद में जहां केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ही भारत में निर्णायक भूमिका निभाता है। यानी कि ये बात भी भारत में संघीय व्यवस्था में इंप्लीमेंटेड दिखती है। फिर है राजस्व इकट्ठा करने के अधिकार। तो जो टैक्स कलेक्शन का अधिकार है, कौन सी सरकार कहां पर टैक्स लेगी, कितना टैक्स लेगी, ये बात बिल्कुल सेपरेट है। राज्य सरकारों के पास में राजस्व कहां से आएगा, उनको टैक्स कलेक्शन किन स्रोतों से करना है, भारत सरकार टैक्स कलेक्शन किन स्रोतों से करेगी, ये सारा राजस्व को इकट्ठा करना, इसके लिए कर इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल सेपरेट व्यवस्थाएं भारत में की गई है। राज्यों के अपने राजस्व इकट्ठा करने के स्रोत हैं, केंद्र सरकार के अपने राजस्व इकट्ठा करने के स्रोत हैं। और फिर 7वीं और अंतिम विशेषता जो है संघीय शासन के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति
ये जो दो उद्देश्य हैं संघीय शासन की व्यवस्था की, क्या भारत में ये पूरे हुए हैं? तो पहला है एकता की सुरक्षा। तो हाँ, हम ये बात गर्व के साथ कह सकते हैं कि 70 अभी आने वाले वर्षों में 2022 तक आते आते हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मनाएंगे, और इन 75 वर्षों में भारत ने अपनी एकता को बचा कर रखा है। भारत की एकता लगातार मजबूत होती ही चली गई है, ठीक है ना। इसका मतलब है हमारी संघीय व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं लगातार ताकतवर होती गई है। और दूसरा है संघीय व्यवस्था का उद्देश्य क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान। तो ये भी हमको दिखता है, इसी कारण 70 से अधिक साल भारत को होने को आ गए हैं आज़ाद हुए हुए। लेकिन भारत में 47 के बाद जो एक छल पूर्वक किया गया विभाजन था भारत का, उसके बाद आज तक कोई भी इस प्रकार का बिखराव, कोई भी इस प्रकार का बड़ा कोई विषय जिससे भारत की विविधता खतरे में आती हुई दिखाई देती हो, ऐसा भारत में नहीं दिखता। तो ये सातों संघीय शासन की विशेषताओं के आधार पर जब हम बात करते हैं तो हम भारत में संघीय व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, और इन 7 बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था एक प्रभावी संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। अगले वीडियो में हम भारत में ये जो संघीय व्यवस्था विकसित हुई वो किस प्रकार विकसित हुई, और इस संघीय व्यवस्था को विकसित करने के लिए किस किस प्रकार के प्रयत्न भारत में हुए, और फिर अंत में स्थानीय स्वशासन का जो अमेंडमेंट आया था भारत में शासन का विकेंद्रीकरण, उसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे, जो कि इस अध्याय का अंतिम भाग होगा। आज के इस पूरे वीडियो में आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो या कोई प्रश्न आपके मन में हो तो उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। जो लास्ट पार्ट हम चैप्टर का बनाएंगे उस लास्ट पार्ट में हम आपके प्रश्नों को भी सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। नोट्स प्राप्ति के लिए वीडियो के अंत में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।